दोस्तों नमस्कार, नेताजी लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान है, संघर्ष के साथी, किसानों की आवाज का डंका सड़क से लेकर संसद तक बजाने वाले, गरीब मजदूर और मजलूम की आशा और उम्मीद का केंद्र, जिसकी सरलता और सौम्यता बेनायाब है, जिसके परिश्रम की पराकाष्ठा अपने आप में अलौकिक है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और धौद के पूर्व विधायक कॉमरेड पेमाराम जी आज हमारे साथ में हैं। बातचीत का दौर शुरू हो उससे पहले मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सच का सामना हृदय के अंतर्मन से आपका स्वागत करता है। सर, सच का सामना आपके चैनल को और तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न, धौद विजय के लिए क्या विजन आपने सेट कर रखा है? देखिए, धौद विजय तो धौद विधानसभा क्षेत्र की आम मतदाता, आम जनता करेगी। बाकी जनता के बीच जाने का जो है वो कोई चुनाव को लेकर ही नहीं। हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का लाल झंडा जनता की एकता बना करके, जनता की एकता की ताकत पे सरकारें, किसी भी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन उस सरकारों ने जो भी जनता पे जुल्म किया है, अन्याय किया है या जनता के खिलाफ़ कोई नीतियाँ बनाई है, तो उन नीतियों के खिलाफ़ हमने संघर्ष किया है, सरकारों को घुटनों के बल लाए हैं और जनता को उसका फ़ायदा मिला है, जनता को राहत मिली है। सर, जीवन में अब तक आपने संघर्ष किया है, जनता जानना चाह रही है, समूचे धौद की जनता आपको देख रही है सर, कि इतने निम्न परिवार से होने के बावजूद राजनीति के इस दरबार में इतनी बुलंदियों तक आप पहुंचे हैं, इस पर आपका क्या कहना सर? ऐसा है, वो तो दो चीज़ होती है, अमीरी और गरीबी। ये एक अलग बात है कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो एक अलग विषय है। मेरी गरीबी या मेरे कपड़े बड़ी चीज़ नहीं है। जनता का ऐसा कोई आंदोलन, जनता के ऐसा कोई दुख दर्द का सवाल जिसमें पेमाराम हाजिर नहीं हुआ हो, वो सवाल बनता है। इसलिए गरीबी होने के अलग मुद्दे हैं, लेकिन जनता के प्रत्येक दुख दर्द में, जनता के प्रत्येक संघर्ष में, जनता के हर तकलीफ़ में मैं इस लाल झंडे को साथ लेकर, इस कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता के साथ रहा हूँ। सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता के साथ में रहे सर। सर, हमने ये भी सुना था कि 2008 में जब आपके पास जमानत के पैसे नहीं थे, तब भी जनता का साथ और उनका प्यार आपके पास लगातार रहा। क्या कहना सर आपका इस पर? पैसों की जहाँ तक बात है, ये सही है। वैसे 5 बीघा ज़मीन है, कच्ची 5 बीघा, और ट्यूबवेल में मेरा 6वां हिस्सा है, तो तय है उससे 12 महीने का अनाज ही पैदा नहीं हो पाता। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। विधायक की पेंशन ज़रूर मेरे को मिली है, लेकिन विधायक की पेंशन तो जिस गाड़ी में मैं चलता हूँ उस गाड़ी का डीजल है और है, वो सारे खर्चों में खर्च हो जाता है। इसलिए आर्थिक तौर पे तो वही मकान जो 2008 में हमने बनवाए थे वही तो मकान है, वही मेरा घर है, वही मेरा रहन सहन है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैसे और पैसे की ताकत का, तो मैं समझता हूँ कि पैसा कोई मायना नहीं। मेरे पास वो ताकत है जो न कांग्रेस के पास है, न भारतीय जनता पार्टी के पास है, और मेरे पास ताकत है जनता की ताकत। कम्युनिस्ट पार्टी के उन ईमानदार कार्यकर्ता जो अपने खून पसीने की कमाई को लगा करके जनता के दुख दर्द में साथ रहते हैं, और धौद विधानसभा क्षेत्र का, इस ज़मीन का कलेजा चीर के अनाज पैदा करने वाला अन्नदाता, धौद विधानसभा क्षेत्र का वो नौजवान जो खेती करने वाले किसान के घर में पैदा हुआ है, मेरी माँ बहनें, तमाम लोग अपने खून पसीने की कमाई का एक एक रुपया जोड़ करके ये चुनाव को भी एक संघर्ष के रूप में लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ताकत शायद किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। इसलिए जनता मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जनता सबसे बड़ी ताकत है सर। अक्सर हमने देखा है कि जब भी जनता के हित में कोई भी ऐसा कानून केंद्र सरकार लेकर आती है जो जनता के हित में ना हो, हमेशा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अगर सर मिलते हैं, अगली रो में खड़े मिलते हैं सर। जब भी ऐसे आंदोलन हुए हैं जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अपना खूंटा गाड़ दिया, तब तक वो नहीं हिलेगा जब तक वो कानून वापस नहीं होते। और ऐसा हमने किसान कानून जब केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, चाहे वो सांजापुर हो, खेड़ा हो, टिकरी बॉर्डर हो,
वहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम, लेकिन पीछे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं उड़ती है। यह आंदोलन के पीछे की जो रणनीति है सर, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जनता की समस्याएं होती है और जनता की समस्याओं को सही समय पर संगठित करके जनता को लामबंद किया जा सकता है, जनता को संगठित किया जा सकता है। और जनता को संगठित करके आप संघर्ष को आगे बढ़ाओगे और जनता को ये यकीन हो जाए कि ये अगुवाई करने वाले नेता जनता को मध्यधार में छोड़ करके या बीच में छोड़ करके या धोखा दे करके भगेंगे नहीं, तो फिर जनता आपकी पीठ पे रहेगी। जनता को विश्वास में लेना सबसे बड़ी बात है। आपने देखा नहीं, पिछले टाइम में हमारे राजस्थान प्रांत में वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। हमारे सीकर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट का मेंबर सुबेदानंद जी थे और हमारे दहोद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनाव जीता हुआ था। हम चुनाव हारे हुए थे, लेकिन हमने कॉमरेड अमराराम के नेतृत्व में जब बिजली की रेट बढ़ाई राजस्थान की वसुंधरा जी की सरकार ने, तो राजस्थान पहले अगुवाई यहाँ दहोद के किसान की अगुवाई हुई और दहोद के किसान पूरे ज़िले के किसानों को संगठित करके सीकर की कृषि उपज मंडी में जब मीटिंग हुई तो राजस्थान की सरकार के चूल्हे हिल गए थे। और जब मीटिंग पूरे राजस्थान में फैलना शुरू हुई तो मैडम वसुंधरा जी को रेट कम करनी पड़ी, घरेलू कनेक्शन चालू करवाने पड़े और कुओं की वीसीआर भरना बंद करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट का मेंबर या दहोद से जीता हुआ भारतीय जनता पार्टी का विधायक जनता के दुख दर्द में सरकार वाले पाले में था, वो रेट बढ़ाने के पक्ष में था और हम रेट घटवाने वाले पक्ष में थे। जनता को पता था कि अमराराम और पेमाराम अगुवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे रेट घटेगी। आपने देखा रेट घटी। फिर हमने सोचा कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जब बजट पेश होता है तो हमारे देश की भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, बड़ी बड़ी कंपनियों का सरकारी खजाने से एमपीए कर देते हैं, उनका कर्जा माफ़ कर देते हैं। तो हमने बैठ करके तय किया कि जब बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है तो राजस्थान में वो राज करेगा जो राजस्थान के अन्नदाता का कर्जा माफ़ करेगा। और आपने देखा होगा 13 दिन लगातार वही यहाँ से गोवर्धन जी एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक थे जिसमें दहोद का विधायक गोवर्धन जी वर्मा थे, पार्लियामेंट का मेंबर सुबेदानंद जी थे, सारे के सारे सरकार वाले पाले में थे, जनता पे जुल्म करना चाह रहे थे। आंदोलन 13 दिन कृषि उपज मंडी में महापड़ाव डाल के किया। 3 दिन तक तमाम कच्चे पक्के रास्ते बंद करके जनता सड़कों पे आई और राजस्थान की वसुंधरा जी की सरकार के 5 मंत्रियों की कमेटी बन करके समझौता हुआ। सरकार मुकर गई। फिर जयपुर कूच का आह्वान किया। अमराराम को, पेमाराम को या दूसरे हमारे जितने भी नेता थे, लगभग 2000 किसान नेताओं को उठा करके राजस्थान की सरकार ने सेंट्रल जेल में डाल दिया। आपने देखा, जनता को ये विश्वास था कि जिन नेताओं को अंदर डाला है वो नेता कभी भी बीच में धोखा नहीं देंगे। जनता सड़कों पे आई और पूरी राजस्थान की तमाम सड़कें घेर के बैठ गई। राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार को चलती हुई विधानसभा में घोषणा करनी पड़ी कि तमाम किसान नेताओं को बिना शर्त रिहा। आज़ादी के बाद पहली दफ़ा जेल में जाने के बाद पहली दफ़ा बिना कोई शर्त, बिना कोई जमानत मुचलके के रिहा भी करना पड़ा। और राजस्थान में 8000 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटी का राजस्थान की अन्नदाता का माफ़ भी करना पड़ा। सर, अभी हम जो पीछे किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात करते हैं। सर, किसान आंदोलन के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुए। जो 3 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे उन्हें आतंकवादी बताया गया, बाहर के लोगों ने उन्हें खालिस्तानी भी बताया गया, न जाने किन किन शब्दों से उन्हें अपमानित किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कह रही थी कि किसानों की आय दुगुनी करने का वादा था, लेकिन वर्तमान में किसान कर्जे में डूब रहा है। इस पर आपका क्या कहना सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, झूठ बोलना, लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना। और भारतीय जनता पार्टी अपने अमीर दोस्तों को तिजोरियां भरना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। आपने देखा, जब 3 कृषि कानून लेकर के आए, उन 3 कृषि कानून का मतलब ये था कि हिंदुस्तान के अन्नदाता की ज़मीन कंपनियों के हवाले कर दी जाए और भारत का अन्नदाता, भारत का किसान उन कंपनियों का नौकर बन के रह जाए।
इस 3 कृषि कानून को लेकर के जब पूरे देश भर के 500 से ज़्यादा किसान संगठन एक जगह बैठे और जब दिल्ली कूच का आह्वान किया, तो आपने देखा नहीं जिस तरह से दुश्मन देश की फौज के सामने जो कील रोप 1-1 फीट की कील रोपना, 10-10 फीट की सड़कें तोड़ करके गहराई के साथ खाई खोदना, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के आपने सबने देखा है। और जितना किसान को अपमानित किया, कभी उसे खालिस्तानी बताया, कभी टुकड़खोर बताया, तरह तरह से अपमानित करने के बावजूद भी मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन हमने देखा, मैंने मास्टरेट की है, MA की है इतिहास से, हमने कभी इतिहास में भी नहीं पढ़ा कि लगातार 13 महीने तक इतना बड़ा किसान आंदोलन दुनिया के किसी भी देश में नहीं चला। धन्य है भारत के किसान जिन्होंने एकता, अपने झंडे डंडे सिद्धांतों को छोड़ करके अपने मातृभूमि, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए तमाम के तमाम एक जगह बैठे। 750 से ज़्यादा किसानों ने कुर्बानियाँ भी दी। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज़ तरह तरह के अपमानित करते थे, तरह तरह से फूट डालने की कोशिश करते थे, तरह तरह से किसानों में दंगा फैलाने की कोशिश करते थे, उन पे लाठियां चला रहे थे, गोलियां चलाने का धमकियां दे रहे थे, वो तरह तरह के करने के बावजूद भी 13 महीने के बाद उसी भारतीय जनता पार्टी को भारत के अन्नदाता के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी और तीनों कृषि कानून भी 3 मिनट में रद्द भी करना पड़ा। बिल्कुल सही कहा सर। 700 से ज़्यादा किसानों की उस आंदोलन में मौत हो चुकी थी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन कानूनों को वापस किया था। सर मेरा ये मानना है, नेताजी लाइव में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जनता ने भेजे हैं सर कम्युनिटी पोस्ट में कि सरकार की नीतियों पर कोई ऐसे मुद्दे जो आने वाले समय में अगर जनता धोध से आपको ये मौका देती है, आने वाले समय में आप उठाएंगे? आप बताइए हमारे सरकार का, हमारे देश की सरकार की नीतियां तो सारी की सारी जन विरोधी नीतियां हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करने की नीतियां हैं। हमारे देश की सरकार की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तो वही नीतियां हैं जो हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, यानी फूट डालो, लूटो और राज करो। यही नीति भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। और उन्हीं नीतियों के आधार पे अभी आपने देखा कृषि कानून लेके आए किसान को तबाह करने के लिए, और ये बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी। अन्नदाता का बेटा, किसान का बेटा तैयारी करके भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो सेना में भर्ती होता था, अकेले सीकर ज़िले में 4,500 से ज़्यादा ऐसे बेटे हैं जिन्होंने फ़ौज की परीक्षा पास कर ली, जिनका फिजिकल हो गया, जिनका मेडिकल हो गया। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया नरेंद्र जी मोदी ने अग्निवीर ले आए। कल्पना करो, अकेले सीकर ज़िले में 4,500 बच्चों की ज़िंदगी तबाह। कह तो रहे थे काला धन भी लाऊंगा, कह तो रहे थे 1 बरस में 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार, और रोज़गार देना तो बाद की बात है। भारत के तमाम उद्योग धंधे, भारत के उन 9 रत्नों को तमाम को भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का जो कुकृत्य किया है, मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में भारत की जनता पूरे इलाके में, आप तो धोध की बात कर रहे हो, धोध की जनता भी दंडित करेगी, और पूरे इलाके में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को दंडित करने का यही नहीं किया इन्होंने। आप बताइए, ये महंगाई, 400 रुपये का गैस के सिलेंडर को 1150 में बेचने का गुनाह किसी ने किया है। 50 रुपये वाले डीजल को 100 के भाव, पेट्रोल तो 100 रुपये से क्रॉस कर गया। जनता की जेब पे डाका डालने का महापाप किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही नहीं किया, हमारे देश की पहलवान बेटियां जिस तरह से स्वर्ण पदक जीत करके आई, पूरे देश को अरमान था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने फूट डालो की राजनीति के तहत उन्हीं बेटियों के साथ जो अपमानजनक, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर को बचाने के लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की FIR को भी, पोक्सो एक्ट की FIR को भी किस तरह से जो किया है वो वहाँ तो कागज़ में कर दिया होगा, लेकिन जनता में जब आएंगे तो जनता उसका हिसाब भी पूछेगी, उसका बदला भी लेगी और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करने का भी काम करेगी। यही नहीं किया। इतना ही नहीं हुआ है, अभी आप बताओ, तमाम कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब MP की, MLA की, उनकी पेंशन मिलेगी, और तमाम कर्मचारियों की, वो कह रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन,
फौज में जो अफसर हैं उनकी तो कर दिया, लेकिन जो फौजी थे सीमाओं पे उनका 1 रैंक और 1 पेंशन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता याद नहीं कर रहा है। इन पे विश्वास करेगा कौन? इनको दंड नहीं देना चाहेगा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकृत्य किया है उसका दंड यहाँ भी देंगे, धोद की जनता भी देगी और देश की जनता भी देगी, प्रांत की जनता। और इसी का परिणाम है कि अब आपस में जो लड़ रहे हैं, आपने देखा नहीं, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। अंतर्कलह कितनी की ज़्यादा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नहीं, अभी देश में कभी सीए नागरिक संशोधन कानून, कभी एनआरसी हमारे रजिस्टर का लाने का, मतलब तरह तरह के जो काम किए हैं। और ये नहीं किया, भारत की जो जनगणना होती है जातीय आधार पे, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना का नाम लेकर के भारत की जनगणना को रोक दिया। आप बताइए कौन दंडित नहीं करेगा इनको? इनके पक्ष में कौन रहेगा? वो लोग रहेंगे जो जनता की जेब पे डाका डालते हैं, वो लोग, वो कंपनियां रहेगी, पैसा दे सकते हैं इनको, लेकिन जनता को खरीद नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। लिए भारतीय जनता पार्टी को तो दंडित होना ही पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए कहा भी जाता है कि हमेशा सियासत की सरगमी से, सियासत के गलियारों से, जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता को आप टॉप पर पहुंचाइए। अग्निवीर का दर्द हृदय के अंदर पाल रखा है। महिलाओं जो कुश्ती के अंदर थी, जो हमारे खिलाड़ी थे, उनका हृदय के अंदर उनका भी दर्द माननीय विधायक साहब ने बताया है। सर, कम्युनिटी पोस्ट से एक बेहतरीन सवाल जनता का है सर कि हर समय लोगों के बीच में आप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आए इसलिए आप आए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वोट आए तब आप आए हैं। कॉमरेड पेमाराम को जनता क्या कहती है जब आप जनता के बीच में जाते हैं? निश्चित तौर पे जनता, नौजवान ये समझते हैं कि हमारा भाई आ गया, बुजुर्ग ये समझते हैं कि हमारा बेटा आ गया, मेरी माँ बहनें भी ये समझती हैं कि हमारा भाई या बेटा आ गया। जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच कोई वोट मांगने के लिए नहीं, वोट मांगने का काम तो अब धोद विधानसभा क्षेत्र की आम जनता का है। हम तो लगातार जब चुनाव नहीं होते हैं, जब भी जनता के दुख तकलीफ में जनता के साथ रहते हैं, इसलिए वो अपनाहित है और जनता ही इस चुनाव में मैदान में दौड़ रही है। और जो आपने पहला सवाल गरीबी अमीरी का किया, ये चुनाव पेमाराम तो उम्मीदवार है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का, बाकी धोद विधानसभा क्षेत्र की आम जनता, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे महिला है, चाहे अल्पसंख्यक है, चाहे मजदूर है, तमाम के तमाम लोग, और चाहे कर्मचारी है, वो तमाम के तमाम लोग ही चुनाव के लिए मैदान में है। चुनाव तो उन लोगों को लड़ना है, चुनाव तो आम जनता को लड़ना है। पेमाराम तो एक उनका कहावा मानने वाला, जिस तरह से घर में एक बच्चा होता है और बच्चे को काम बता करके काम करवाया जा सकता है, इसलिए पेमाराम तो उनका बच्चा है। चुनाव जनता लड़ेगी। बिल्कुल कि धोद का प्रत्येक व्यक्ति पेमाराम है और चुनाव धोद की जनता को लड़ना है। सर, आपने अभी कहा कि हर व्यक्ति के दुख में, दर्द में, संघर्ष में, तकलीफ में आप साथ रहे। सर, इस बार इस संघर्ष को सफलता के द्वार तक पहुंचा पाएगी? देखिएगा, धोद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस संघर्ष को निश्चित तौर पे धोद के द्वार तक पहुंचाया है। पीछे भी कई कारण हो गए कि पीछे मोदी जी की लहर थी, कोई वोटों की शिफ्टिंग हो गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव, लेकिन पेमाराम पहला चुनाव जीता, दूसरे में ये शिफ्टिंग और मोदी जी की लहर के बावजूद भी पेमाराम या लाल झंडे का वोट बढ़ा है। और पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में परशुराम जी मोरदिया चुनाव जीते, लेकिन उसके भी कई कारण थे। 10 दिन का संपूर्ण कर्ज माफ़ करने का सवाल था या और कई अन्य सवाल थे, वो मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन पेमाराम के वोट फिर 61-62 हज़ार के लगभग जनता ने वोट दे करके जीतने जितना वोट तो दिया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी 88,000 वोट लेकर के मोदी लहर में आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों को गंवा करके आधे टेपे आ गई, मतलब आधे वोट उनके गायब हो गए। कहाँ गए? पेमाराम का वोट तो हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सूरत में अब की बार जनता में वो नहीं है, जनता में बदलाव है दोनों ही पार्टियों में। आप देख रहे हैं, मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, जनता उस बदलाव का लेगी। और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेके राजस्थान की सरकार और भारत सरकार तक भारतीय जनता पार्टी को भी परख लिया और कांग्रेस को भी परख लिया। आपने देखा नहीं, हर घर का बेटा और बेटी परीक्षा की तैयारी करे, पेपर आउट,
और अपने अकेले राजस्थान के जालोर ज़िले की सांचौर तहसील के एक गांव में 100 थानादार बन जाए, इसका मतलब 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपया आम गरीब के पास नहीं है। जनता समझ रही है, नौजवान भी समझ रहा है, और वो इसीलिए चुनाव के लिए मैदान में दौड़ रहा है। सर अब बातचीत करते हैं थोड़ा चुनावों की। 2008 में आप प्रत्याशी थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से सर। टोटल नंबर ऑफ 47,840 वोट टोटल नंबर ऑफ वोट थे। टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग का जो था वो 36.26% था। 2008 से लेकर 2013 तक आप बेहतरीन काम जनता के बीच में रहे, काम भी करवाए। 2013 के अंदर आपको 43,597 टोटल नंबर ऑफ वोट थे। टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग 27% था। लेकिन फिर 2018 में आप आए सर, 61,089 टोटल नंबर ऑफ वोट थे। टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग 32.11% रहा। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 2008 से 2013 के बीच आप विधायक रहे, क्या चूक उस समय हो गई थी सर कि वापस 47,840 वोट टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग से 36.26% था, वो घटकर 27% पर आ गया? देखिएगा, पूरे कंट्री में एक एटमॉस्फेयर बना। वहाँ यूपीए की सरकार थी और उस सरकार में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे, और उस दौरान हर दिन कोई न कोई मंत्री कोई न कोई घोटाले में फंस करके जेल यात्रा कर रहा था। इसलिए पूरी कंट्री का जो वातावरण बना कि शायद भारतीय जनता पार्टी को भूल गए और नरेंद्र मोदी जी को याद रखा। मोदी जी ने इतने लफाजी वायदे किए, कहा मेरी सरकार बनेगी किसान का कर्जा माफ़ कर दूंगा, मेरी सरकार बनेगी विदेशों में जमा काला धन लाऊंगा, हर खाते में 15 लाख डाल दूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दे दूंगा। विदेशों की सेना अब तो अलग पोजीशन है। उस दिन तो कह रहे थे एक सिर काटने के बजाय 10 सिर काटने का काम करूंगा, और कह रहे थे कि यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे चौराहे पे 100 दिन का मौका दे दो, 100 दिन में फांसी लग। तो एक वातावरण बन गया। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अब वो ये चाह रहे थे कि कांग्रेस के नाम पे जितना हमने कमाई करनी थी, जितना जनता को लूटना था वो लूट लिया। अब कांग्रेस से काम नहीं चलेगा, इसलिए नया चेहरा लेके आए। और नया चेहरा मोदी जी के चेहरे पे पूरी की पूरी जो कॉरपोरेट घराने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने अथाग धन लगाया। मोदी जी 400 सभाओं में गए, ये इस तरह के झूठे वायदे किए, और उन वायदों का परिणाम ये निकला कि आज तो उन वायदों में उल्टा ही उल्टा हो रहा है। सब कुछ निजी हाथों में दे दिया, फौज का भी अग्निवीर कर दिया। अब तो रेलगाड़ी को भी कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अब तो अडानी ट्रेन हो गई। और भारत में एक नया विकास किया। इससे पहले अडानी कंपनी को कोई नहीं जानता था, भारत के अमीर घरानों में अडानी नहीं था। आज भारत की संपदा को लूट करके अडानी एक नंबर का मालिक हो गया, और भारत सरकार ने तमाम दरवाजे खोल करके उसके पक्ष में जितने भी कानून कायदे बनाने थे वो बनाने का जो काम किया है, तो ये कम नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये तमाम जो पोजीशनें बनी, उनका असर पूरे कंट्री में सभी जगह सभी लोगों पे गया। वो हम भी वंचित नहीं रह पाए। इसलिए लोगों ने देखा कि एक दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को टेस्ट करते हैं, वो सबसे बड़ा कारण रहा। सर अब थोड़ा सा अलग आते हैं। सर क्या रीज़न रहा अब तक कि धोद के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है? इस सवाल पे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने तो अपने राजस्थान में कुल 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और अपने 17 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। दोनों ही पार्टियों में अंतर्कलह है, न केवल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर्कलह है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। दोनों ही पार्टियां अभी तक अपने प्रत्याशी पूरे के पूरे 200 सीटों के प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं, और वो झगड़ा मेटने की चेष्टा कर रहे हैं, और वो झगड़ा दोनों ही पार्टियों का मिटेगा नहीं। दोनों में अंतर्कलह है। टिकट मिलने के बाद में भी एक दूसरे की कार सेवा करने का काम कांग्रेस में भी होगा और भारतीय जनता पार्टी में भी होगा। सर सियासी गलियारों से लगातार ये सूचनाएं आ रही है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलायंस की ओर तरफ बढ़ रही है। देखिएगा, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिस सवाल पे हमारी पार्टी का नेता कामेड अमराराम है, राजस्थान का सेक्रेटरी है, वो जवाब तो वो देगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई ऐसी है नहीं। यदि ऐसा होता तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी चिन्हित जो सीटें थी जिन पे तैयारियां कर रहे थे, वो अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो पाती। लेकिन क्या है वो तो अमराराम इस सवाल का जवाब देगा। मेरी जानकारी में ये है कि कोई अभी ऐसा नहीं है। लास्ट पर्सन सर,
सर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को चाहने वाले लोग हैं और उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कॉमरेड पेमाराम को चाहने वाले लोग हैं और उस कॉमरेड पेमाराम के जितने भी कार्यकर्ता, वो भी संपूर्ण धोध इस वीडियो को देख रहा है, तमाम आसपास के गांवों में भी ये जाएगा। क्या ऐसा संदेश 25 नवंबर तक आप अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे ताकि वो उत्साह और उमंग 25 नवंबर तक उनमें लगातार भरा रहे? देखिएगा, मैं धोद विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये जो तमाम सवाल मैंने बताए, चाहे नौजवान की नौकरी का सवाल है, चाहे किसान के ये नहीं बीमा क्लेम का सवाल है, चाहे मजदूर का सवाल है, चाहे माँ बहनों पे अत्याचार उत्पीड़न का सवाल है, चाहे मेरे दलित भाइयों का अभी राजस्थान में जो जिस तरह से हुआ, मुँह रखने पे मुँह पाड़ लेना, मटकी पे हाथ लगाने पे मटकी वाले बच्चे को पीट पीट के मार, ये तमाम जो सवाल है, ऐसे सवालों के लिए भी हम आने वाले संघर्ष में करेंगे। इस इलाके में एक गारंटी है, जनता को जिस तरह से लूटा गया है BCR के नाम पे बिजली महकमे में, ये गारंटी है जिस रोज़ ये पता लग जाएगा कि धोद विधानसभा क्षेत्र से लाल झंडे का प्रत्याशी चुनाव जीत गया, BCR भरने वाले पिछले 20 साल तक इस इलाके में नहीं आ पाए, और ये गारंटी है कि आने वाले 5 साल तक यदि लाल झंडा चुनाव जीत जाता है तो 5 साल तक ये बिल में घुस जाएंगे, जनता की जेब पे डाका डालने का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। सर एक लास्ट प्रश्न है सर, ये ऐसे याद आ गया इसलिए लाल झंडे से याद आया सर, अभी राजस्थान के अंदर ईडी थोड़ा सा छाया हुआ है सर, तो एक कम्युनिटी पोस्ट में कोई ऐसा कैंडिडेट था सर, उसने कहा अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ये ईडी अपनी रेड डालती है तो रेड के नाम पर सिर्फ लाल झंडा, रेड झंडा उनको दिखाई देगा और उस पर दांती और हथौड़े का निशान उन लोगों को दिखाई देगा। दांती उन लोगों की गलत नीयत को काटने का काम करेगी और किसान का सहारा बनेगी। इस पर क्या कहना सर? बिल्कुल ठीक कहा, लोगों की नज़र में यही है। हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जगह जगह भाषण देता है कि सैद्धांतिक, अभी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि विचारधारा के आधार पे यदि कोई मुकाबला करने वाली ताकत है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। इसलिए विचारधारा के आधार पे उनकी विचारधारा का मुकाबला जनता की एकता बना करके ये लाल झंडा ही मुकाबला करता है। लेकिन ईडी और CBI इसलिए नहीं कि हमें खुशी है कि आज तक कोई भी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, इसलिए ईडी और CBI आए तो पेमाराम पे आओ न, हम स्वागत करेंगे। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से अपील करूंगा, मोदी जी से भी अपील करूंगा कि मोदी जी एक दफ़ा ईडी को भी भेजो और CBI वालों को भी साथ में भेजो, हमारे घर पे छापा मरवाओ न, जिससे पता चले कि है क्या। मतलब राजनीतिक विरोधियों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अंदर डालने का जो काम कर रही है, जेलों में ठूंसने का जो काम कर रही है, झूठे आरोपों में लगाने का जो काम कर रही है, तो ये पहले अंग्रेजी हुकूमत के टाइम में भी हुआ था, राजतंत्र में भी हुआ था, और वही उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और जो हिटलर की तरह तानाशाही करेगा उसका अंत भी हिटलर की तरह से ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विचारधारा को समर्पित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड पेमाराम जी। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।